सीबीएसई कक्षा 10 कोर्स आ के वीडियो की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए व्याकरण का एक टॉपिक पद परिचय। ऑलरेडी हमारे दो टॉपिक व्याकरण के इनके वीडियो रिलीज हो चुके हैं, वाक्य भेद और वाक्य। आज हम तीसरा टॉपिक लेकर के आए पद परिचय। तो पहले परिचय जानते हैं, परिचय क्या होता है। जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, उसके बाद अपना आगे का विवरण देते हैं। ठीक इसी प्रकार पद परिचय में पद का मतलब होता है शब्द। अंतर इतना है कि जब कोई भी शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, वाक्य के नियमों में बंध जाता है, तब वो पद कहलाता है। और परिचय यानी किसी भी पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अर्थात व्याकरण के अनुसार उसका विवरण देना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय में जो भी पद हमें मिलता है छांटने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो संज्ञा शब्द है। तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर वो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम संज्ञा के 3 भेदों को ही देखते हैं। हमारे पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा के भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम जिन 3 भेदों को देखते हैं उनमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ 3 उदाहरण दिए, महेश, भारत, गांधी। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी वर्ग या जाति को संबोधित करता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर भी हमने उदाहरण दिए, बच्चे, नेता, देश। अब भाववाचक संज्ञा, कोई भी भाव या अवस्था जो हमें दिखाई न दे, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रेम, मानवता, बुराई। तो पहले आते संज्ञा का कोई और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि ये तो सामान्य नियम है संज्ञा के। विशेष नियमों के अंतर्गत का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति विशेष को उसके गुणों के कारण जाना जाता है, जब वाक्य में उसके गुणों के कारण वर्णन किया जाता है, तब वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई सूरदास की मदद करो। सूरदास विशेष नाम है, किंतु यहाँ पर सूरदास उनके अंधेपन के लिए प्रयुक्त हुआ है, उस व्यक्ति के। इसलिए व्यक्तिवाचक शब्द होते हुए भी गुण के कारण हुआ है, अतः ये यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब आते जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। कैसे? कि जब जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है तब। अब हमने जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब अगर हम सामान्य रूप से कहें नेताजी ने भाषण दिया, तो कोई भी नेता हो सकता है, वहां जातिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा नेताजी ने कहा, इसका मतलब है कि हम नेताजी के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस की ओर संकेत कर रहे हैं। हम सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताना चाह रहे हैं। तो चूंकि विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक शब्द होते हुए भी ये पद हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अब आपको भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कैसे? कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। जब बहुवचन में हो जाती है, जब वही शब्द भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में हो जाता है, तब वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोरोना को हराने के लिए हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएंगी। अगर केवल प्रार्थना शब्द होता तो हमारा यहाँ भाववाचक शब्द होता, लेकिन हमने प्रार्थनाएं इसको बहुवचन में किया है, इसलिए ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया, पहले हमने संज्ञा देख लिया, संज्ञा का भेद देख लिया। उसके बाद हम उसका और क्या वर्णन करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद देखेंगे हम वचन, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद हम देखेंगे कारक, कि वह रेखांकित पद या दिया गया पद में प्रयुक्त कारक कौन सा है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया के साथ संबंध। इतने उत्तर हम देखेंगे और हमारा एक पद का पद परिचय
पूर्ण हो जाएगा। तो ये तो थे क्रिया का पद परिचय। इसके आगे आप सर्वनाम का पद परिचय बताएंगे। तो अभी हमने देखा था संज्ञा का पद परिचय। अब आते हैं अगर वो शब्द संज्ञा नहीं है तो फिर सर्वनाम से देखते हैं कि सर्वनाम है या नहीं। तो सर्वनाम पहले समझते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे कहने या बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जा रही है उन शब्दों का प्रयोग होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं इसके भेदों पर। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। इसमें वे शब्द आते हैं जो कहने वाला होता है, कह रहा होता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। फिर आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का तात्पर्य है कि सुनने वाला। एक कहने वाला, दूसरा श्रोता है। तो जो श्रोता है उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिन शब्दों का, वो मध्यम पुरुष के तुम, तुम दोनों, तुम सब। अब आता है अन्य पुरुष, जो ना तो वक्ता होता है ना श्रोता होता है, इसके विषय में बात की जा रही होती है, वो हमारा अन्य पुरुष होता है, वह, वे आदि। अब आते हैं इसके दूसरे भेद पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चय किया जाता है तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वो पास की भी हो सकती है, दूर की भी हो सकती है। इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है यह, ये, वह, वे। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं कि जिससे ये पता न लगे कि किसके द्वारा कार्य हो रहा है, या सर्वनाम शब्द का पता ही ना लगे कि कौन है। जैसे कोई, अब नहीं पता कि कौन है, कोई निश्चित नहीं है, कुछ, कोई निश्चित नहीं है, किसी, जहां कोई भी सर्वनाम निश्चित ना हो, कोई भी हो सकता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक दो तरह के होते हैं। प्राणीवाचक में जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब कोई प्राणी है। पानी में कुछ गिर गया, इसका मतलब कुछ वस्तु गिर गई है, तो ये अप्राणीवाचक है। अब आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन प्रश्नों का उत्तर संज्ञा शब्दों में मिलता है वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन, कहां, क्या, किससे आदि। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा पेयर में आते हैं, कभी ये अकेला नहीं होता। वह, जो, जिसकी, उसकी, यह, जिससे आदि। संबंधवाचक का मतलब ही है कि दोनों का आपस में संबंध होना। इसके बाद आते हैं निजवाचक सर्वनाम। सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती हैं। निजवाचक, जबकि इसका नाम से ही पता लगता है, निज माने खुद। इसके पहचान के शब्द हैं स्वयं, खुद, अपने आप आदि। यानी जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य किया जाए, जैसे मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी, आप रहने दो मैं चली जाऊंगी, आप रहने दो मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो जहां अपने आप चली जाऊंगी, खुद कर लूंगी, स्वयं कर लूंगी या स्वयं कर लूंगा, इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तब वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ये तो थे सर्वनाम के भेद, कि अगर सर्वनाम है तो हम इन भेदों के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। अब जब हमने सर्वनाम पता लगा लिया, उसके बाद हम आएंगे लिंग पे। तो हम देखेंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब हमने लिंग भी पता लगा ली। अब हम वचन पे आएंगे, एक वचन है या बहुवचन है। अब हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि उस पद में कारक कौन सा है। अब हमने कारक भी देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो ये थे सर्वनाम के पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत अभी हमने संज्ञा और सर्वनाम दो को विस्तार से समझाया।
अब आते हैं विशेषण पे। अगर वो शब्द संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, तो हम देखेंगे कि वो विशेषण है या नहीं। तो विशेषण देखने के लिए पहले हम विशेषण समझते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जब है तो उसका विशेष्य भी होगा, क्योंकि विशेष्य किसे कहते हैं? वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण में हमने दो चीजें देख ली, एक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, दूसरा विशेष्य जो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। अब विशेषण के भेद पे आते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें हमारा रंग, रूप, आकार ये सब आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं। इनके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मुझे 100 रुपए दे दो, निश्चित है कि हमने 100 रुपए मांगे हैं, मुझे आज थोड़े रुपयों की जरूरत है। कोई निश्चित नहीं है, मैंने निश्चित संख्या नहीं बताई। तो ये हुए हमारे संख्यावाचक, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण। अब आते परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जो विशेषण शब्द में कोई चीज हम या तो नापते हैं या तौलते हैं। जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को नापा या तौला जाता है और द्रव पदार्थ, वो सब परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कमीज में थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया, अब कपड़ा हम नापते हैं, यहां हमने नाप नहीं दिया, निश्चित नहीं दिया, तो ये हुआ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, हमने यहां निश्चित बताया है कि कितने लीटर पेट्रोल डाल दो, यानी मात्रा बताई है, तो ये आपका हुआ निश्चित परिमाणवाचक। अब आते हैं, जब परिमाणवाचक हमने देख लिया, उसके बाद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हो, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए होते हैं, ये संज्ञा के साथ लगते हैं। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ लगते हैं। वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब हमने विशेषण भी देख लिया, विशेष्य भी देख लिया, विशेषण के भेद भी देख लिए। अब आते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताता है। जैसे चाहे बहुत गर्म है, तो बहुत शब्द यहां प्रविशेषण है। अब हमने विशेषण भी देख लिया, विशेष्य भी देख लिया, उसके भेद भी देख लिए, प्रविशेषण भी देख लिया। अब आते विशेषण की अवस्थाएं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था। मूलावस्था कहते हैं कि सामान्य शब्द जो विशेषण होते हैं। उत्तरावस्था यानी तुलनात्मक। तुलनात्मक होती है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री भी बोल सकते हैं और इसको पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं। उत्तमावस्था यानी 2 से ज्यादा में जो सबसे खराब या सबसे अच्छा है उसको हम उत्तमावस्था बोलते हैं। इसको सुपरलेटिव डिग्री भी बोलते हैं। अब हमने विशेषण के ये सब देख लिए, फिर से हम वहीं पे आते हैं कि इतना करने के बाद हम पुनः देखेंगे लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। इस तरह से हमने विशेषण के आधार पर भी देख लिया। अगर हमारा शब्द विशेषण है तो हमें इतने में से भेद सब मिल जाएंगे। विशेषण के बाद अब क्रिया पे आते हैं। क्रिया किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। यानी एक तो क्रिया हम कर रहे हैं, जैसे लिखना, दौड़ना, कूदना, ये सब हमारे द्वारा संचालित हो रही हैं, की जा रही हैं। एक क्रियाएं हो रही हैं जिनको हम कर नहीं रहे, प्राकृतिक रूप से हो रही हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, हवा चल रही है, इसको हम चला नहीं रहे, ये प्राकृतिक किसी भी रूप में क्रिया हो रही है
तो उसको हम क्रिया कहते हैं। किसान खेत में हल चला रहा है, ये हमने दो उदाहरण दिए। एक क्रिया की जा रही है और एक अपने आप हो रही है। अब क्रिया हमने देख लिया, तो क्रिया में हम देखेंगे कर्म के आधार पर कि क्रिया में किस आधार पे अकर्मक है या सकर्मक है। सकर्मक में एक कर्मक है, द्विकर्मक है। अगर वाक्य में एक कर्म है तो एक कर्मक है, वाक्य में दो कर्म है तो क्रिया द्विकर्मक होगी। सकर्मक व अकर्मक जानने के लिए आप हमारे वाच्य वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है। उसके बाद लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, धातु, किसी भी क्रिया के विभिन्न रूपों में वह अंश समान रूप से मिलता है। यानी वो छोटा सा अंश जो हम क्रिया का किसी भी रूप में प्रयोग करें, किसी भी काल में करें, लेकिन उतना हिस्सा हमें, उतना भाग जरूर मिलेगा। जैसे पढ़, पढ़ेगा, पढ़ना, पढ़ता है, लिख, ये धातु है क्रिया की। अब इसके बाद आएंगे काल पे। जब ये देख लिया तो कौन सा काल है? हमारे तीन काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। हम इसके उपभेद में नहीं जाएंगे, केवल यहीं तक सीमित रहेंगे। वाच्य, उसके बाद वाच्य देखेंगे, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। उसके बाद क्रिया का कर्ता, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता क्या है, उस क्रिया का कर्म क्या है, या उसका अन्य शब्दों से संबंध क्या है, या उसका कारक क्या है। फिर पुरुष, चूंकि हमारे कर्ता का पुरुष होता है, मैंने सर्वनाम में समझाया है, उसी प्रकार से क्रिया का भी पुरुष होता है, उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया, मध्यम पुरुष, श्रोता वाली, और अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के में। सर्वनाम में मैंने पुरुष व्यापक रूप से समझाए हैं। इतना हम छांट लेंगे। उसके बाद हमारा अगर क्रिया के अंतर्गत शब्द आ रहा है, पद आ रहा है, तो हमारा क्रिया वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। क्रिया के बाद आते हैं अव्यय पर। अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक किसी के भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी का मतलब ही होता है कि जिसमें परिवर्तन न हो। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा भ्रम जो होता है वो होता है विशेषण और क्रिया विशेषण में। तो इस चीज को मैं स्पष्ट कर दूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण में आज, कल, परसों, सुबह, पहले, पीछे, अब, जब आदि। इनका पता लगाने के लिए हम कर्ता और क्रिया में कब प्रश्न लगाते हैं। जब कब प्रश्न लगाने से उत्तर मिलता है तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, इस ओर आदि। इसको जानने के लिए हम कहाँ, क्रिया हमारी कहाँ हुई, कहाँ से अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद रीतिवाचक। इसके शब्द अवश्य, जरूर, निस्संदेह, वास्तव में, कदाचित, संभवतः, धीरे धीरे, अकस्मात, अचानक, ध्यानपूर्वक, शायद आदि। इसे जानने के लिए कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया कैसे हुई, क्रिया होने का तरीका क्या था। जब हम ये प्रश्न करेंगे क्रिया कैसे हुई और उत्तर मिल जाएगा तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है। जब विशेषण होता है तो संज्ञा सर्वनाम में लगाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में, परिमाणवाचक में, क्रिया में लगाते हैं। क्रिया में विशेषता बताई जाती है तब क्रिया विशेषण होता है। पर्याप्त, काफी, थोड़ा, कम, अधिक, इतना, उतना, जितना आदि।
अर्थात क्रिया की मात्रा बताई जाए कि जैसे जितना खाना हो उतना लो। तो परिमाणवाचक के तुरंत बाद क्रिया आई, क्रिया की विशेषता पता लगी। तो ये तो थे क्रिया विशेषण के। अब आते हम अव्यय के दूसरे भेद पे, संबंध बोधक, जो वाक्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। यानी ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये दो संज्ञा या सर्वनाम दो शब्दों को जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके भेद, अब इनके कई भेद हैं। कालवाचक, तुलनावाचक, कालवाचक के आगे, के पीछे, स्थानवाचक के ऊपर, के सामने, के नीचे, तुलनावाचक के बदले, के स्थान पर, विरोधवाचक के खिलाफ, के विपरीत, व्यतिरेकवाचक के बिना, के अलावा, साधनवाचक के द्वारा, के सहारे, दिशावाचक के पीछे, की तरफ, कारणवाचक के मारे, के लिए, संबंधवाचक के संग, के समेत, संग्रहवाचक तक, भर, पर्यंत, उद्देश्यवाचक के हेतु, के लिए, विषयवाचक के नाम, के विषय। अब आपको इसमें दिक्कत आ सकती है कि आपके यार ये तो बहुत ज्यादा है, इनको हम कैसे याद करेंगे। तो एक तो ये समझने की चीज है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। और अगर परेशानी हो तो 1 नंबर का आता है। अव्यय में चूंकि लिंग वचन कारक नहीं होता, वो हम नहीं छांटते क्योंकि उसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम केवल इतना भी कर सकते हैं संबंध बोधक में कि हम लिखें अव्यय संबंध बोधक, और उसके बाद जिन दो शब्दों को जोड़ रहा है हम उन दो शब्दों को लिख दें। इतने में भी 1 नंबर हमें एग्जामिनर पूरा दे देगा। तो ये तो थे संबंध बोधक अव्यय। तो अव्यय में क्रिया विशेषण पढ़ लिए, संबंध बोधक पढ़ लिए। अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पर। कुछ अव्यय योजक शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों या दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। इसकी विस्तार से जानकारी हमने वाक्य भेद वाले वीडियो में दी है, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय पर। ये शब्द आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का बोध कराते हैं। वो आश्चर्य सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। तो अब इसके भेद कि वो किस भावना का, किस मनोभाव का बोध कराते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो अब विस्मय, ओ, अरे, है, क्या। हर्षबोधक, वाह, आ, बहुत अच्छा, अति सुंदर। शोकग्लान, उफ, हाय, हाय राम। घृणाबोधक, धिक, छी छी, हट, धिक्कार। प्रशंसा बोधक, शाबाश, सुंदर, अरे, वाह। सहमति बोधक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। संवेदना, हे राम, हाय। चेतावनी बोधक, सावधान, खबरदार, खतरा, होशियार, बचो। संबोधन, हे, अरे, ए, अजी। इसके बाद एक हमारा 5वां है निपात। निपात उसे कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है। जैसे तुम ही ये काम करोगे, तुम भी ये काम करोगे, यानी ही और भी, इन शब्दों पर हमने बल दिया है, तो ये निपात हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है। इनके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। अब एक विशेष बात पद परिचय में, जब हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम उस पद का मुख्य भेद लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका उपभेद लिखते हैं, उसके बाद लिंग और वचन पे आते हैं। हम पहले ही लिंग और वचन नहीं लिखते, पहले हम मुख्य भेद और उपभेद लिखेंगे, उसके बाद लिंग, वचन और उसके अन्य कारक जो है वो देंगे। तो अगर आपको पद परिचय का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।